वही सर आगे। तो जो कोटा शैली अपन ने पढ़ी थी, उस कोटा शैली के अंतर्गत उसके बाद में हाड़ौती शैली का प्रारंभिक स्थल बूंदी शैली माना जाता है। क्योंकि ये मैं पिछले पेपर देख रहा था, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हाड़ौती शैली की प्रारंभिक उपशैली कौन सी है, और अपन पढ़ते क्या है, कोटा, बूंदी, झालावाड़। तो अपने को दिमाग में क्या बात रहती है कि पहली प्रारंभिक शैली कौन सी रहेगी, कोटा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि हाड़ौती शैली की प्रारंभिक शैली कौन सी है, बूंदी शैली। 1/4 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है 2015 में ये, इसलिए ध्यान रखेंगे इस बात को। हाड़ौती शैली की प्रारंभिक उपशैली कौन सी थी, बूंदी शैली। जबकि अपन ने पढ़ा कौन सी है प्रारंभिक शैली, कोटा शैली। क्योंकि कोटा अपन ने इसलिए पहले पढ़ा क्योंकि कोटा के चित्र बाद में प्रारूप में आए थे, तो जो बाद में आया अपने पास में उसको अपन पहले पढ़ लेते हैं और फिर बाद में धीरे धीरे उसकी डिटेल पढ़ते हैं। इस हिसाब से अपन बूंदी शैली पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले अपन ने कोटा पढ़ा था। कोटा में थोड़ा सा अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं, कोटा में क्या पढ़ा था। कोटा में पढ़ा था कि ये देखो, पहले तो हाड़ौती के लिए पढ़ा था कि हाड़ा राजपूतों के द्वारा स्थापित एक राज्य था या रियासत थी। 1952 में ये प्रकाश में आई थी, 1952 में ये प्रकाश में आई थी। कौन सी शैली, हाड़ौती शैली। कोटा 1952 में प्रकाश में आया। इसके प्रारंभिक साक्ष्य अपन ने पढ़े थे, इसके ग्रंथ पढ़े थे अपन ने, जैसे वल्लभो चंद्रिका 1861 और गीता पंचमेल ये था 1865। हाँ, इनको पढ़ा था अपन ने। तो इनके आधार पर अपन कह सकते हैं कि वास्तव में कोटा शैली प्रचलित थी और कोटा शैली में प्रारंभिक चित्रों के निर्माण हुए थे। ठीक है, इसके बाद में अपन ने पढ़ा कि कर्नल टीजी गेयर एंडरसन ने, जो कर्नल टीजी गेयर थे, इन्होंने क्या किया, कुछ चित्र विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में प्रस्तुत किए थे, जिसके आधार पर उन चित्रों को देखकर पता चला कि कुछ चित्र बूंदी शैली से अलग थे। तो कुछ चित्र बूंदी शैली से अलग थे, तो उन अलग चित्रों की खोज की गई, तो पता चला कि कोटा भी एक शैली प्रचलित में थी, और इस हिसाब से कोटा शैली भी प्रचलित में आई, कोटा शैली प्रकाश में आई। और प्रकाश में कब आई, 1952 में। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में इनमें से कुछ चित्र बूंदी से अलग थे, अपन ने पढ़ा है अभी। इस प्रकार कोटा शैली अस्तित्व में आई और शाहजहां द्वारा माधो सिंह को हाड़ौती क्षेत्र, जो शाहजहां थे उनके द्वारा माधो सिंह को, जो माधो सिंह थे हाड़ा राजपूत, उनको हाड़ौती का एक हिस्सा जागीर में दिया था, छोटी सी जमीन का टुकड़ा जागीर में दिया था, दान स्वरूप दिया था। उसमें उसने कोटा रियासत की स्थापना की थी, माधो सिंह ने। यह हिस्सा कालांतर में कोटा के नाम से प्रचलित है, जिसको 1631 में माधो सिंह द्वारा स्वतंत्र रियासत बनाया गया था। मतलब स्वतंत्र एक अलग से एक शहर बनाया गया था, रियासत बनाई गई थी। कब, 1631 में। किसके द्वारा, माधो सिंह के द्वारा। ठीक है, और किसने ये हिस्सा किसने दिया था, शाहजहां ने। किसको दिया था, माधो सिंह को। ये याद रखें। महारावल उमेद सिंह का समय, महारावल जो उमेद सिंह थे उनका समय 1761 से 1771 से 1820, 1771 से 1820 का काल क्या कहा जाता है, स्वर्णकाल। कोटा शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। याद रखेंगे इस बात को। 1771 से 1820 तक का काल कोटा शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। स्वर्णकाल। हाँ, उमेद सिंह के शासन में कृष्ण से संबंधित व शिकार से संबंधित चित्र अधिक बने थे। ये कौन है, राज प्रजापति। तो उमेद सिंह का समय जो था वो कोटा शैली के लिए बहुत अच्छा समय था, और उमेद सिंह के समय में, उमेद सिंह के शासनकाल में सबसे ज्यादा कृष्ण व शिकार से संबंधित चित्र बने थे। कृष्ण से संबंधित और शिकार से संबंधित, कृष्ण से संबंधित और शिकार से संबंधित चित्र बने थे। ठीक है, याद रखेंगे। उमेद सिंह के समय कौन से विषयों से संबंधित चित्र बनाए गए कोटा शैली में, कृष्ण से संबंधित और शिकार से संबंधित। तो ये दोनों बात आप याद रखेंगे। इसके बाद में यह राज्य वल्लभ संप्रदाय का केंद्र रहा था। मतलब इस राज्य में, कोटा रियासत में, कोटा राज्य में क्या था, वल्लभ संप्रदाय को मानने वाले लोग ज्यादा थे, श्री कृष्ण भक्त ज्यादा थे। ठीक है, इसके अलावा इसकी कुछ विशेषताएं पढ़ी थी अपन ने कि प्रकृति का सुंदर अंकन किया गया है, प्रकृति का बहुत अच्छा अंकन किया गया है कोटा शैली में। हरा, लाल व सुनहरी रंग का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा ग्रंथ व भित्ति चित्रों का निर्माण भी इसमें किया गया है।
बहुत से ग्रंथ बनाए गए हैं और बहुत से भित्ति चित्रों का निर्माण भी यहाँ किया गया है। इसमें कोटा शैली में किसी को समस्या है तो बोलो भी। देखो अपन बात करते हैं बूंदी शैली की। कोटा शैली की उपशैली, सॉरी हाड़ौती शैली की उपशैली है। कोटा और बूंदी दोनों समरूप शैली है, क्योंकि झालावाड़ शैली है वो एक मिश्रित शैली है, उसमें कोटा और बूंदी से संबंधित चित्र, दोनों से संबंधित मिक्स चित्र बनाए गए हैं। किसमें? झालावाड़ में। इसलिए अपन झालावाड़ को ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि झालावाड़ को अपन को पढ़ने से, क्योंकि बूंदी शैली के कुछ चित्रों का हिस्सा और कोटा शैली के कुछ चित्रों का हिस्सा दोनों का मिलाकर झालावाड़ में बनाया गया है, इसलिए झालावाड़ को नहीं पढ़ेंगे अपन, कम पढ़ेंगे उसको। सर एक बार और समझा दो। अरे वाह, वो बूंदी शैली से कुछ चित्र भिन्न थे और वो भिन्न होने के कारण उस शैली की खोज की गई। जब उस शैली की खोज की गई तो पता चला कि यहाँ पर बूंदी ही नहीं, एक और शैली प्रचलित में है जिसका नाम है कोटा शैली। ऐसे कोटा शैली अस्तित्व में आई और इस प्रकार कोटा शैली अस्तित्व में, और कुछ चित्र जो थे वो बूंदी से अलग थे, इसलिए वो कोटा शैली अस्तित्व में आ गई थी, उसकी खोज की गई तब। तो शाहजहां द्वारा कुछ हिस्सा जागीर में दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां द्वारा कुछ हिस्सा जागीर में दिया गया था। किसको? माधो सिंह को। तो उस माधो सिंह ने 1631 में उस जगह पर, उस जमीन पर जो शाहजहां के द्वारा भेंट स्वरूप दी गई थी, उस जमीन पर एक राज्य, एक रियासत की स्थापना की, जिसका नाम कोटा रियासत रखा गया, कोटा शैली रखा गया। और यहाँ पर जो चित्र निर्माण होते हैं उसे कोटा शैली कहते हैं पर। ठीक है, यह कालांतर में एक स्वतंत्र रियासत है, मतलब कालांतर में एक स्वतंत्र जिला है जिसमें चित्रकारी होती है। महाराजा उमेद सिंह का समय जो 1771 से 1820 का था, वो कोटा शैली के लिए स्वर्णकाल था। उमेद सिंह के समय स्वर्णकाल क्यों था? क्योंकि उमेद सिंह के समय श्री कृष्ण से संबंधित और शिकार से संबंधित चित्रों का निर्माण अधिक हुआ था। इसके अलावा यह राज्य वल्लभ संप्रदाय का केंद्र था, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को पूजने वाले ज्यादा थे यहाँ पर। कहाँ? कोटा शैली में, कोटा रियासत में। और यहाँ पर जो प्रमुख विषयों के जो प्रमुख चित्र थे, उनके अलावा उनकी विशेषताएं थी। उस विशेषताओं में थे प्रकृति का सुंदर अंकन हुआ था, हरा, लाल व सुनहरी रंगों का ज्यादा प्रयोग किया गया था, और ग्रंथ व भित्ति चित्रों का निर्माण भी इस शैली में किया गया था। समझ में आ गया होगा सबको अब तो। बूंदी शैली, बूंदी शैली पढ़ रहे हैं अपन। देखो, बूंदी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जानी जाती है। इसमें प्रकृति का सुंदर अंकन किया गया है, प्रकृति का सुंदर अंकन हुआ है। ये ध्यान रखेंगे, प्रकृति का सुंदर अंकन कहा हुआ है। प्राकृतिक चित्र, जो प्राकृतिक चित्र है वो सबसे ज्यादा यहीं पे बने हैं। किसमें? बूंदी में, प्राकृतिक चित्र। ठीक है, इसके अलावा अपन ने पढ़ा कि 14वीं सदी के मध्य राव देवा द्वारा प्राकृतिक सौंदर्य ज्यादा है यहाँ बूंदी शैली में, इसलिए भी प्रसिद्ध है ये। और 14वीं सदी के मध्य राव देवा द्वारा 1398 में बूंदी बसाया गया था। 1398 अर्थात 14वीं सदी। राव देवा द्वारा 1398 में बूंदी की स्थापना हुई। याद रखेंगे इसको, राव देवा द्वारा 1398 में अर्थात 14वीं सदी में, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, इसलिए अपन ने इसको लिखा है कि 14वीं सदी या 1398 में बूंदी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? राव देवा के द्वारा। ठीक है, राव देवा के द्वारा। देखो आगे, राव सुरजन मेवाड़ से संबंधित चित्रकार थे। राव सुरजन, देखो सुरजन राजा भी थे यहाँ के, राव सुरजन, और चित्रकार भी थे। सुरजन जो थे वो चित्रकार भी थे और यहाँ के राजा भी हुए हैं। जो राव सुरजन थे, इन्होंने क्या किया? अकबर को उस समय मुगल साम्राज्य था, तो अकबर को इसने क्या किया था? रणथंबोर का किला सौंप दिया था। रणथंबोर
का किला। देखो रणथंबोर का किला जो था, इसको राव देवा सॉरी जो सूरजमल था, राव सुरजन जो था, उसने क्या किया, अकबर को रणथंबोर का किला दे दिया। अकबर को रणथंबोर का किला सौंप दिया था, रणथंबोर का किला। और अकबर को सौंपकर उसने कहा कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूं, आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। किसको कहा? अकबर को। जब से अकबर ने क्या किया, फिर अकबर यहाँ का शासक बना। और अकबर शासक कैसे बना? क्योंकि अकबर से अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसने? सुरजन ने। और सुरजन ने कहा था कि मैं आप जैसा कहोगे वैसे करूंगा। तो सुरजन के समय में जितनी भी चित्रकारी हुई थी, यहां पर सुरजन के समय में जितनी भी चित्रकारी हुई थी, उस चित्रकारी पर मुगल शैली का स्पष्ट प्रभाव था। मुगल शैली का प्रभाव याद रखेंगे। राव सुरजन जो था, ऐसे समझ लो, राव सुरजन बूंदी का राजा था। बूंदी का राजा राव सुरजन बूंदी का जो राजा था, उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। किसकी? अकबर की अधीनता स्वीकार की। और उसने क्या किया, रणथंबोर का जो किला था वो इसको भेंट स्वरूप दे दिया कि आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा, दे दिया। इसके बाद में क्या हुआ, मुगल शैली का प्रभाव, जितने भी यहां चित्र बने, इसके बाद अधीनता स्वीकार करने के बाद जितने भी यहां चित्र बने, उसमें मुगल शैली का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। ये इतना प्रेशराइज करके इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है कि सुरजन की अधीनता के पश्चात, राव सुरजन की अधीनता के पश्चात राजस्थान की कौन सी उपशैली मुगल शैली से प्रभावित रही। 2013 या 14 का क्वेश्चन है ये शायद, ठीक है लेकिन क्वेश्चन ये, तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप याद रखेंगे कि सुरजन ने जब अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, रणथंबोर का किला सौंप दिया था अकबर को, उसके बाद में जितने भी चित्र यहां पर बने, उन सब पर मुगल शैली का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए यहां के चित्रों में मुगल प्रभाव रहा। रतन सिंह के समय भारत कला भवन इलाहाबाद में सुरक्षित राग दीपक। देखो रतन सिंह जो थे, रतन सिंह, इनके समय में एक ग्रंथ का निर्माण हुआ जिसका नाम था राग दीपक। क्या नाम था? राग दीपक। रतन सिंह जो थे, इनके समय में राग दीपक एक ग्रंथ का निर्माण हुआ था। रतन सिंह के समय राग दीपक ग्रंथ का निर्माण हुआ था। किसके समय? रतन सिंह के समय। और नगर, देखो रतन सिंह के समय राग दीपक का निर्माण हुआ, और इन्हीं के समय में कुछ समय बाद एक ग्रंथ और बना जिसका नाम था रागिनी भैरवी। रागिनी भैरवी, ये दो ग्रंथ बने थे रतन सिंह के समय में। याद रखेंगे, रतन सिंह के समय में दो ग्रंथों का निर्माण हुआ था, राग दीपक और रागिनी भैरवी। याद रखेंगे इस बात को। रतन सिंह के समय बूंदी शैली में, रतन सिंह के समय में दो ग्रंथों का निर्माण हुआ था, राग दीपक और रागिनी भैरवी। रागिनी भैरवी, ठीक है। देखो ये तो कहां है इस समय, इस समय कहां सुरक्षित है वो पढ़ेंगे अपन। तो ये कहां है इस समय? यह है भारत कला भवन, भारत कला भवन इलाहाबाद। इलाहाबाद कहां सुरक्षित है? इलाहाबाद। कहां सुरक्षित है? भारत कला भवन इलाहाबाद में। राग दीपक किसके समय बना था? रतन सिंह के समय। अब देखो रागिनी भैरवी जो चित्रित ग्रंथ है, ये कहां सुरक्षित है? नगर निगम संग्रहालय। नगर निगम संग्रहालय इलाहाबाद। ये दोनों ग्रंथ इस समय भी सुरक्षित हैं। बूंदी शैली के बने हुए ग्रंथ हैं। बूंदी शैली के एक शासक थे जिनका नाम था रतन सिंह। रतन सिंह के समय में दो ग्रंथों का निर्माण हुआ, राग दीपक और रागिनी भैरवी। राग दीपक और रागिनी भैरवी दो ग्रंथों का निर्माण हुआ था।
ये दोनों ग्रंथ, राग दीपक ग्रंथ जो है भारत कला भवन इलाहाबाद में सुरक्षित है, आज भी रखा हुआ है सुरक्षित। और रागिनी भैरव जो ग्रंथ है ये नगर निगम संग्रहालय इलाहाबाद में है, उसमें रखा हुआ है। तो दोनों ग्रंथ आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं, ये भी आप याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, रतन सिंह के समय के दो ग्रंथ है। और देखो ये जो दोनों ग्रंथ है ये प्रारंभिक ग्रंथ भी माने जाते हैं। ये ग्रंथ मिले उसके बाद में ही अपन ने बूंदी शैली की प्रारंभिक साक्ष्य के तौर पर इनको मानकर और फिर अपन ने खोज की थी। ठीक है, जैसे प्रारंभिक अपने को कैसे पता चला भाई बूंदी शैली अस्तित्व में आई कि नहीं आई, बूंदी शैली थी कि नहीं थी, ये कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला अपने को कि अपन ने क्या किया, अपने को ये दो ग्रंथ प्राप्त हुए थे पहले, और दो ग्रंथ प्राप्त हुए, इनको पढ़ा, इनको देखा, इनमें चित्रित ग्रंथ है, इनको देखा, उसके बाद में बूंदी शैली की अपन ने खोज की थी। तो ये प्रारंभिक साक्ष्य भी माने जाते हैं, याद रखना, प्रारंभिक साक्ष्य, ये साक्ष्य है, सबूत है कि हाँ बूंदी शैली में चित्रकारी होती थी पहले। इस बात को आप याद रखेंगे। कई बार जैसे अपन ने कोटा शैली के प्रारंभिक साक्ष्य पढ़े थे, वल्लभो चंद्रिका पढ़ा था क्या, 1861, ये पढ़ा था प्रारंभिक साक्ष्य। ठीक है, ऐसे ही प्रारंभिक साक्ष्य अपन बूंदी शैली के पढ़ेंगे अगर, तो उसमें आएगा राग दीपक और रागिनी भैरवी, रतन सिंह के समय बने थे, जो एक भारत कला भवन इलाहाबाद में स्थित है, कौन सा, राग दीपक, और रागिनी भैरवी नगर निगम संग्रहालय इलाहाबाद में सुरक्षित है। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो इनके बाद में, इनके कुछ समय बाद में ही एक चित्रकार थे जिनका नाम था मतीराम, मतीराम, मतीराम मत कर देना, मतीराम। ठीक है, एक चित्रकार था जिनका नाम था मतीराम। मतीराम ने क्या किया, एक दो ग्रंथ का निर्माण किया मतीराम ने भी। मतीराम ने दो ग्रंथ का निर्माण किया जिसका नाम था ललिन ललाय, ललिन ललाय, एक ग्रंथ तो ये था ललिन ललाय, एक चित्रित ग्रंथ है ये जिसमें कहानियां चित्रित की गई है, ललिन ललाय, एक ग्रंथ तो ये था। दूसरा था रसराज ग्रंथ, रसराज, रसराज ग्रंथ, ये दो ग्रंथ थे। पहला था ललिन ललाय, किसने निर्मित किया, मतीराम ने। ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा, और क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता कि मतीराम द्वारा चित्रित ग्रंथ, नहीं, ज्यादातर 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है ललिन ललाय ग्रंथ किसने चित्रित किया था, ललिन ललाय ग्रंथ किसने चित्रित किया था, मतीराम ने। ये बात खास तौर पे याद रखेंगे। इसकी ललिन ललाय, रसराज वाला तो फिर भी अपन एक दो जगह और पढ़ेंगे, तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है इसलिए ये कम पूछते हैं, लेकिन ललिन ललाय वाला जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, क्योंकि मतीराम ने ललिन ललाय ग्रंथ जो रचित किया था, ये भी एक प्रारंभिक साक्ष्यों में ही माना जाता है, क्योंकि इनके बाद के ग्रंथ है, हालांकि ये पहले के ग्रंथ है, लेकिन इनके जस्ट बाद का ग्रंथ ये है ललिन ललाय। क्योंकि ये ललिन ललाय है, ये रतन सिंह के समय का ही है, ये रतन सिंह के समय का है, क्योंकि राजा था उस समय, और राजा के समय में मतीराम चित्रकार था, लेकिन उसने खुद ने चित्रित किए थे राग दीपक और रागिनी भैरवी, इसलिए ये प्रचलित में रहे और ये प्रारंभिक साक्ष्य भी माने गए। इनके समय में चित्रकार था कौन, मतीराम। इसने, मतीराम ने दो चित्रित ग्रंथ अपने को दिए जिनका नाम था ललिन ललाय और रसराज। ये इस समय इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित हैं, दोनों कहाँ हैं, इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है, ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो 18वीं सदी में बूंदी शैली का विकास अधिक हुआ था। 18वीं सदी जैसे जैसे आई, तो 18वीं सदी में क्या हुआ, बूंदी शैली का विकास तेजी से हुआ, बूंदी शैली का विकास अधिक हुआ। 18वीं सदी जो थी उसमें बूंदी शैली का विकास अधिक हुआ, क्योंकि यहाँ प्रारंभिक साक्ष्य मिले थे, ग्रंथ भी अच्छे थे, राजा महाराजाओं ने प्रकृति को सौंदर्य मानकर यहाँ चित्रित ग्रंथ का निर्माण भी खूब करवाए, यहाँ पे चित्र भी खूब बनवाए। इस हिसाब से यहाँ पर क्या, देखो इस हिसाब से यहाँ पर जो ललिन ललाय और रसराज ग्रंथ है उसके बाद की अपन बात करें तो 18वीं सदी में बूंदी शैली का विकास अत्यधिक मात्रा में हुआ था। देखो
एक और अच्छी बात है यहाँ की बूंदी शैली की, जो है राव छत्रसाल। एक थे राजा थे राव छत्रसाल, राव छत्रसाल, ये राजा थे यहाँ, राव छत्रसाल। इन्होंने क्या, एक रंग महल निर्मित करवाया, रंग महल का निर्माण करवाया था। रंग महल का निर्माण करवाकर उसमें क्या, भित्ति चित्रों का निर्माण करवाया, भित्ति चित्रों का निर्माण करवाया। किसने, राव छत्रसाल। देखो रंग महल का मतलब एक ऐसा महल बनवाया जिसमें पूरा डेकोरेट, पूरे चित्र आकृतियां बनाई गई, जिसको रंग के नाम से जाना जाने लगा, रंग महल के नाम से। ये महल कौन सा है, रंगों का महल है। तो उसमें रंग मतलब अर्थात चित्रों का बहुत ज्यादा समावेश था। रंग महल का निर्माण किसने करवाया, राव छत्रसाल ने। बूंदी शैली में, याद रखेंगे, बूंदी शैली में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था, राव छत्रसाल ने। एक अपन दक्षिणी शैली में रंग महल पढ़े थे, ठीक है, दक्षिणी शैली में रंग महल पढ़े थे, जिसमें बेल बूटेदार काम करवाया था। किसने करवाया था, याद है किसी को, किसने करवाया था, आदिल शाह है, मैं बताया था, ठीक है। उसने क्या, बेल बूटेदार काम करवाया था। देखो यहाँ पर बूंदी शैली में बात कर रहे हैं राव छत्रसाल की। राव छत्रसाल ने रंग महल का निर्माण करवाया, इसमें अत्यधिक मात्रा में भित्ति चित्रों का निर्माण भी करवाया था, अत्यधिक मात्रा में भित्ति चित्रों का निर्माण करवाया था। किसने, राव छत्रसाल ने। कौन, कहाँ पे, बूंदी शैली में और रंग महल में। कौन से, भित्ति चित्र। भित्ति चित्रों के मुख्य विषय क्या रहे यहाँ पर, जो रंग महल में भित्ति चित्र बने थे, इनके मुख्य विषय क्या रहे थे, मुख्य विषय रहे प्रकृति। आपको पता है यहाँ पे प्रकृति का ज्यादा हुआ, प्रकृति व शिकार, शिकार से संबंधित चित्र भी यहाँ पर ज्यादा बने, ठीक है। तो ये भित्ति चित्रों में कौन कौन चित्र ज्यादा बने, प्रकृति चित्र और शिकार चित्र। ये जीवंत उदाहरण है। जीवंत उदाहरण का मतलब क्या है कि इस समय भी ऐसे की ऐसे हैं जैसे उन्होंने बनाए थे, कुछ भी उनमें कमी नहीं रही। और जो दीवार पे जैसे चित्र बने हुए थे, आप उनको देखोगे तो ऐसा पता चलेगा जैसे तो अभी के बनाए हुए हो। तो कहने का मतलब ये जीवंत उदाहरण, आज भी ऐसे कैसे दिखते हैं। ये कहाँ, बूंदी में राव छत्रसाल द्वारा बनाए गए रंग महल की भित्ति पे, दीवार पर जो बने हुए चित्र हैं वो सुरक्षित चित्र है, ठीक है। देखो अब बात करेंगे इनके प्रमुख विषय, इनके जो प्रमुख विषय हैं उनकी बात करेंगे, बूंदी शैली के विषयों की। देखो हाँ, बूंदी शैली के जो विषय हैं उसमें रागमाला, बूंदी शैली के जो विषय हैं, विषय की बात कर रहे हैं, रागमाला। लगभग राजस्थानी शैली की प्रत्येक शैली में रागमाला जरूर मिल ही जाता है, ठीक है। नायक नायिका, नायक नायिका, 12 मासा, ऋतु वर्णन, ऋतु वर्णन, ऋतुओं का वर्णन किया गया है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा विभिन्न विषयों में रात्रिकालीन शिकार दृश्य, रात्रिकालीन शिकार दृश्य, रात्रिकालीन शिकार दृश्य ज्यादा, मतलब रात में शिकार करते हुए यहां ज्यादा चित्रित किया गया है। इसके अलावा उत्सव, उत्सव, सभी है चित्र, सभी है चित्र आदि यहाँ के चित्रों का मुख्य विषय रहा। सभी है चित्र होते हैं उनको व्यक्ति चित्रों को कहते हैं, सभी है चित्र, व्यक्ति चित्रों को। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, सभी है चित्र क्या होते हैं, सभी है किसे कहते हैं। एक बड़ा 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप 1-2 साल पिछले पेपर ही उठा के देख लेना, 2018-19 के वार्षिक और अर्धवार्षिक में एक परीक्षा में जरूर पूछा हुआ मिलेगा आपको, सभी है चित्र किसे कहते हैं। पिछले एग्जामों में 1-2 साल के पेपर ही देख लेना आप, उसमें मिलेंगे आपको सभी है चित्र क्या होते हैं या सभी है किसे कहते हैं। मुगलकालीन सभी है चित्रों का व्याख्या कीजिए, तो सभी चित्र मतलब दरबारी चित्र और व्यक्ति चित्रों का निर्माण ज्यादा किया गया था। तो ये आप याद रखेंगे इसको, सभी चित्र क्या होते हैं, व्यक्ति चित्रों को ही सभी है चित्र कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे अच्छे से।
ठीक है, तो ये इसके मुख्य विषय हो गए। मुख्य विषय में अपन ने पढ़ा रागमाला, नायक नायिका, 12 मासा, ऋतुवर्णन, रात्रिकरण, शिकार दृश्य, उत्सव, सभी चित्र आदि का निर्माण इसमें किया गया था। अब देखो यहाँ के जो प्रमुख चित्रकार थे उसकी बात करेंगे। देखो अपन सुरजन ने पढ़ा था, तो इसका मतलब ये तो चित्रकार है ही। तो प्रमुख अगर चित्रकारों की बात करेंगे अपन, तो सबसे पहले नाम आएगा सुरजन का। सुरजन, क्योंकि ये राजा भी था और ये चित्रकार भी था एक श्रेष्ठ। तो सबसे पहले नाम किसका लिया अपन ने? सुरजन। सुरजन के बाद में किशन, साधुराम, सुरजन, किशन, साधुराम और रामलाल, अहमद आदि। ये जो चित्रकार थे अहमद आदि। देखो चित्रकार प्रमुख कौन कौन से? सुरजन, ठीक है, किशन, साधुराम, रामलाल, अहमद अली, अच्छा अली नहीं लिखा, अहमद अली आदि चित्रकार इसके प्रमुख चित्रकार थे। यहां तक अपन एक बार इसका रिवीजन और कर लेते हैं, एक बार जल्दी से, अपने पास में 3-4 मिनट बचे हैं, देखते हैं। बूंदी शैली, प्राकृतिक चित्रों का सुंदर चित्रांकन हुआ है यहाँ पर, अर्थात प्रकृति का सुंदर चित्रांकन हुआ है बूंदी शैली में। याद रखेंगे, राव देवा द्वारा 1398 में बूंदी की स्थापना की गई थी। 14वीं शताब्दी में राव देवा द्वारा 1398 में बूंदी शैली की स्थापना की गई थी। राव सुरजन ने रणथंबोर का किला अकबर को भेंट कर दिया था, अकबर को दे दिया था और अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसके बाद से यहाँ पर मुगल शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। उसके बाद मुगल शैली का प्रभाव यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देता है। रतन सिंह के समय 2 ग्रंथों का निर्माण हुआ, रागदीपक और रागिनी भैरवी। रागदीपक और रागिनी भैरवी 2 ग्रंथों का निर्माण हुआ रतन सिंह के समय में। रागदीपक भारत कला भवन इलाहाबाद में सुरक्षित है और रागिनी भैरवी नगर निगम संग्रहालय इलाहाबाद में सुरक्षित है। इस समय ही एक चित्रकार थे जिनका नाम था मतीराम। मतीराम ने भी ललिन ललाय और रसराज नामक 2 ग्रंथों के निर्माण किए थे जो इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है। बूंदी शैली के प्रारंभिक साक्ष्य रागदीपक ग्रंथ और रागिनी भैरव ग्रंथ को माना जाता है। बूंदी शैली के प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ जो साक्ष्य के रूप में माने जाते हैं वो है रागदीपक और रागिनी भैरवी। इसके अलावा 18वीं शताब्दी बूंदी शैली का विकास, 18वीं शताब्दी में बूंदी शैली में चित्रों का विकास अत्यधिक हुआ। मतलब 18वीं शताब्दी में बूंदी शैली में चित्र बहुत ज्यादा और तेज गति से बने। ठीक है, राव छत्रसाल ने एक रंग महल का निर्माण करवाया था। राव छत्रसाल ने एक रंग महल का निर्माण करवाया था जिसमें भित्ति चित्र बनवाए, बहुत से भित्ति चित्र बनाए। भित्ति चित्रों में उन्होंने क्या किया? प्रकृति व शिकार से संबंधित चित्रों का अत्यधिक मात्रा में उल्लेख किया। राव छत्रसाल ने रंग महल का निर्माण करवाया था बूंदी शैली में, जिसमें अत्यधिक मात्रा में भित्ति चित्रों का निर्माण हुआ था और प्रकृति व शिकार से संबंधित चित्र ज्यादा बने हैं। कहाँ? रंग महल में, बूंदी शैली में। जो छत्रसाल द्वारा रंग महल बनवाया गया था उसके भित्ति चित्रों में प्रकृति व शिकार से संबंधित चित्रों का अधिक उल्लेख मिलता है। इसके बाद देखो यहाँ के प्रमुख विषयों के तौर पर कि जो बूंदी शैली है उसमें कौन कौन से चित्र ऐसे बने जिनके मुख्य विषय रहे। ठीक है, जो मुख्य विषय संबंधित चित्र थे उसमें था रागमाला, नायक नायिका भेद, 12 मासा, ऋतु वर्णन, रात्रिकालीन शिकार के दृश्य, मतलब रात में शिकार करते हुए राजा को दिखाया गया है। और ऋतु वर्णन में भी षड ऋतु वर्णन भी आता है। षड, ऐसे षड लिखा हुआ आता है, षड ऋतु मतलब 6 ऋतुओं का वर्णन भी आता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, षड ऋतु वर्णन भी आप लिख सकते हैं इसमें। तो रागमाला, नायक नायिका भेद, 12 मासा, षड ऋतु वर्णन, रात्रिकालीन शिकार दृश्य, उत्सव का मतलब त्योहार, कोई त्योहार मनाते हुए भी इसमें चित्रित किया गया है। और सभी है चित्र, मतलब व्यक्ति चित्रों का भी इसमें समावेश किया गया है। व्यक्ति चित्रों को भी इसमें अच्छे से दिखाया गया है, बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ के जो प्रमुख चित्रकार थे, तो चित्रकारों में अपन ने पढ़ा कि यहाँ के प्रमुख चित्रकारों में सुरजन, किशन, साधुराम, रामलाल और अहमद अली प्रमुख चित्रकार हैं। जिसमें सुरजन, किशन, साधुराम, रामलाल, अहमद अली, ये चारों 5 चित्रकार मुख्य रूप से मोस्ट है अपने बूंदी शैली में। इनके बारे में ज्यादातर किसी न किसी एक चित्रकार के बारे में पूछ लिया जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो कौन कौन चित्रकार हैं? सुरजन, किशन, साधुराम, रामलाल और अहमद अली।
अब बात आती है आगे विशेषताओं की। ठीक है,